बहुत बड़ा कमर्शियल क्राइम हुआ जो बहुत कम लोग इस बारीकी को पकड़ेंगे। ये इतना कहना कि साहब हमने ये 15 सूत्री बात उनके सामने रख दी है, अचानक शेयर मार्केट जंप कर गया। और कितना जंप किया? $2 ट्रिलियन। अगर आपके पास हाइये है स्टॉक में तो क्यों दाम बढ़ा रहे हैं? ये आंख में पट्टी और कान में ठेपी है जो सत्ता में बैठे हैं उनके लोगों के। विश्व गुरु को कोई नहीं पूछता है कि गुरुजी रास्ता क्या होगा। जो हमारा दुश्मन है पाकिस्तान, जिसकी कोई औकात नहीं हमारे सामने में, वो आज मध्यस्थता कर रहा है। समुद्री रास्ते दुनिया में जितने भी हैं, जिस कंट्री के नजदीक है उस पर लेवी लगती रही है। इजराइल एक बहाना है, निशाना अभी इराक है। हमारे ऊपर जंग थोपी गई है, हम जंग लड़ने के मूड में नहीं थे। न जाने क्यों कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पहले यह बात कह दी कि लॉकडाउन के लिए फिर एक बार तैयार रहिए। हमारे यहाँ हर चीज इलेक्शन को देख के किया जाता है, तो इलेक्शन का रिजल्ट आने दीजिए, आपको पता चल जाएगा। आपका मामला यह है कि लड़ाओ और हथियार बेचो, और हथियार बेचो पूरी दुनिया का शोषण करो। भारत तो गुलाम है अमेरिका का आज के तारीख में, जितना हमने गुलाम है। मिडिल ईस्ट जंग का आज 27वां दिन है। इसका असर सिर्फ भारत पर ही नहीं पूरे विश्व पर है, और इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हम लोग के साथ में हैं बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान जी, और पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं हम लोग के साथ में अशफाक रहमान जी। आप सभी का स्वागत है। उदय जी, सबसे पहला सवाल, ईरान इजराइल में जो लड़ाई हो रही है, ये वर्चस्व की लड़ाई है या कैसी लड़ाई है? दुनिया में पैसे की शक्ति को दिखाने का और वर्चस्व की दोनों चीज एक साथ चल रहा है। ये लड़ाई अमेरिका लड़ रहा है, इजराइल का लड़ाई नहीं है। इजराइल एक बहाना है, निशाना अभी इराक है। तो अमेरिका की जब लड़ाई है तो फिर रसिया को तो जो साथ यहाँ पर साथ देना चाहिए ईरान को। दोनों मित्र कंट्री भी है। दुनिया में चेक एंड बैलेंस का सिस्टम चल रहा है अभी। सब कोई अपने आप को कोशिश कर रहा है कि हम जितना चेक कर सकें उसके अनुसार चलें। उदाहरण के लिए हमारा भारत अब तक पंचशील में विश्वास करता था, और अब तक हमारा किसी से दुश्मनी नहीं था। हमारे बगल में चीन है, इन चीन से, जबकि हमारा चीन ने हजारों एकड़ जमीन कब्जा कर लिया है, लेकिन हम उसके खिलाफ अभी नहीं बोलते हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ हम बोल देते हैं। चाइना के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? वही मैं कह रहा हूं, डर है, हमारे यहाँ डर है चाइना से, इसीलिए। और चाइना इतनी शक्तिशाली हो गई है कि पूरे विश्व में अब मैं समझता हूं कि पहली शक्ति होने जा रही है वो चाइना। अच्छा, उदय जी ने कहा कि ये एक तरह से डर है। ये अख्तरुल जी, बीजेपी का कहना है कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो तो विश्व गुरु हैं, विश्व के शांति के दूत हैं। तो क्या मोदी जी भी डर गए हैं कि ये शांति वार्ता नहीं करा रहे हैं या फिर पहल नहीं कर रहे हैं? नहीं, शब्दों के खेल से रंग नहीं बदलता है। मैं अक्सर कहता हूं, भिखारी का नाम अगर आप रख दें धनीलाल तो धनवान नहीं हो जाएगा। काले कलोटे इंसान का नाम अगर घोड़ेलाल रख देंगे तो उनकी चमड़ी का रंग बदल नहीं जाएगा। विश्व गुरु, राष्ट्रगुरु तो बन ही नहीं पाए तो विश्व गुरु कैसे बन जाएंगे? इतना धोखा, इतना फ्रॉड किया है भारत के लोगों से इन्होंने। न नौकरी दे पाए, न किसानों का मसला हल हो सका, न देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की हुई। 27 दिन हुआ इस लड़ाई का। आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया गया, इसी 25 दिन में जो है हैकड़ी निकल गई। आपको गैस सिलेंडर मिल रहा है? अरे वो तो हाहाकार है हर जगह। अब तो लकड़ी के चूल्हे जलाओ, उस पर इनका प्रवचन आने लगा है। तो ये तो हाहाकार है, ये अपना निकम्मापन। बल्कि न जाने क्यों कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पहले यह बात कह दी कि लॉकडाउन के लिए फिर एक बार तैयार रहिए। इसकी माने ये है कि हम तो शांति के अलंबरदार रहे हैं, इनको आवाज उठानी चाहिए कि दुनिया चीख रही है, इंसान तबाह बर्बाद हो रहा है, बारूद के ढेर पर इंसानी बस्तियों को बसा रहे हो, और अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ इनको आवाज उठनी चाहिए कि रोको। इससे सिर्फ प्रभावित ईरान नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया और मासूम लोग हो रहे हैं। भारत यहाँ पर बढ़ रहा है अमेरिका से। विश्व गुरु का मामला होता तो इनको तो सबसे पहले प्रवचन देना था कि मेरे मित्र मंडली के लोगों, आप जो वहां से मैसेंजर ऑफ पीस अपने आप को कह रहे थे अमेरिका सदर, उनको कहना चाहिए था पहले कि भैया काम गलत कर रहे हो, आप मिलकर बैठो और मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। ये तो हमारे लिए शर्म की बात है कि मध्यस्थता के लायक भी हम नहीं रहे हैं। विश्व गुरु को कोई नहीं पूछता है कि गुरुजी रास्ता क्या होगा। जो हमारा दुश्मन है पाकिस्तान, जिसकी कोई औकात नहीं हमारे सामने में, वो आज मध्यस्थता कर रहा है। तो गुरुजी रह गए और दूसरे लोग आज गुरु बन गए।
अच्छा, जमीनी हकीकत क्या है? सरकार तो दावा कर रही है कि पेट्रोलियम मेरे मेरे यहाँ सब पूरा दुरुस्त है। जमीनी हकीकत क्या है? भाई हम लोग गांव से आते हैं, गांव में हम लोगों ने देखा है कि इन्होंने फ्री जो वो किए थे, आज लोगों को दिलाए थे कि हर आंगन में अब चूल्हा जलेगा हमारा मोदी जी का। तो चूल्हे बंद हो गए हैं, होटल्स बंद हो गए हैं, बच्चों के हॉस्टल बंद हो गए हैं, मेडिकल हॉस्पिटल्स में क्राइसिस हो रहा है, मतलब कि सरकार का क्राइसिस हो रहा है, तेल के मारे भी मारामारी हो रही है। कुछ इनका स्टॉक है, पिछले दिनों में कुछ रिलीज किया है उन लोगों ने, मुझसे इनकी वो ये जहाज आया है तो कुछ जरा सा लोगों को विश्वास जमा है, लेकिन पूरे देश में क्राइसिस तो है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अभी तो दूसरी सियासी पार्टी के लोग तो अभी निकले भी हैं, खाली सिलेंडर लेकर क्या निकले हैं, तो इनको तो कहना चाहिए कि भाई एक सिलेंडर खाली नहीं है, लाओ मैं बढ़ता हूँ, ये तो कर भी नहीं पा रहे हैं। अशफाक जी, और जिस तरह से जो है जहाज जो है हॉर्मुज होकर के जो है निकल रहा है, कुछ ही कंट्री को जो है ईरान ने परमिशन दिया है। नहीं, उसने हर उस कंट्री को परमिशन दे दिया है जो अमेरिका एलाइज के साथ में नहीं है, ठीक है ना। तो जो अमेरिका, जैसे अभी सबसे पहले उसने श्रीलंका छोड़ा था, हमारे यहाँ हल्ला हो गया, हमारे सबसे पहले श्रीलंका का छोड़ा था, क्योंकि उसने इनके नेवी को बचाया था, जो भारत से जा रहे थे नेवी वाले, उसमें के कुछ लोगों को उन्होंने बचाया और जहाज को भी बचाने की कोशिश की, तो इस वजह से उनको छोड़ा। बाकी लोगों पे जो छोड़ दिया है, भारत है, पाकिस्तान है, ये दूसरे देश है, इन पे लेवी उन्होंने लगा दी, जो पहली बार लगी है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, इससे पहले नहीं थी। $2 मिलियन मतलब 18 करोड़ रुपए के लगभग की लेवी हर जहाज को अब देनी होगी जो उनके एलाइज में शामिल मतलब नहीं। रसिया और चाइना सबको नहीं, रशिया, चाइना, श्रीलंका, ये 3 अभी उनके इससे बरी है। ऐसे आमतौर से अगर देखा जाए तो लेवी तमाम जगह पे लगती है, जैसे आपके रोड पे टोल टैक्स लगता है, ठीक उसी तरीके से समुद्री रास्ते दुनिया में जितने भी हैं, जिस कंट्री के नजदीक है उस पे लेवी लगती रही है, मतलब उनका जो ये टैक्स लगता रहा है, एक्सेप्ट मतलब दुनिया में स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे नहीं लगता था। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे पहली बार लगा है, अब वो भी उन्होंने जिद और गुस्से में आगे लगाया है कि साहब आप लोग मेरे जायज आदमी का साथ नहीं दे रहे, हमारे ऊपर जंग थोपी गई है, हम जंग लड़ने के मूड में नहीं थे। पहले भी, पिछले साल भी आपने जंग किया और इस साल भी आप हम पर जो है कि नहीं, जब शांति वार्ता चल रही है समझौते का और उसी दरमियान आपने हम पे वो जंग थोप दिया है, तो अब हम किसी के लिए नहीं बख्शेंगे। तो क्या जिस तरह से आज सुबह में ही आज खबर जो है ये तैरने लगी है कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, क्या आने वाले समय में अगर जो है क्या स्थिति यहाँ पर रहेगी? नहीं, भारत के साथ में हम जहां तक समझते हैं यहां की जो नीति रही है, हर चीज को इलेक्शन से देखा जा रहा है, पिछले 14 साल से हम यही देख रहे हैं। यहां आपको बंगाल इलेक्शन का जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद, वैसे पूरी दुनिया में कहीं 20%, कहीं 22%, अमेरिका में 33% तक पेट्रोल, मतलब $4 के आसपास 1 लीटर पेट्रोल हो गया है। तो उस हिसाब से सबके यहां बढ़ा है, हमारे यहां अभी नहीं बढ़ाया गया। हमारे यहां हर चीज इलेक्शन को देख के किया जाता है, तो इलेक्शन का रिजल्ट आने दीजिए, आपको पता चल जाएगा। उदय जी, आप तो जो है विधानसभा में अध्यक्ष रहे हैं, सरकारी तंत्र को आप बहुत करीबी से देखे हैं, जानते हैं, डील किए हैं, तो क्या ये समझा जाए कि जो दाम जो बढ़ रहा है या फिर बढ़ने वाला है, ये जो है बढ़ाने के लिए सरकार की एक चाल है? न चाल है, न स्ट्रेटजी है, यथार्थ है। इसके पास कोई दूसरा और साधन है ही नहीं आर्थिक, सिवाय लोन और ईंधन पर जो टैक्सेज मिलते हैं, उसके अलावा आमदनी क्या है इनके पास? है ही नहीं। और इसको बढ़ाना, मान लीजिए कि एकदम गारंटी है कि इसको बढ़ाएंगे ही। और अब स्थिति ये हो गई है, जैसा हमारे दूसरे साथियों ने कहा है, थरुल जी ने भी कहा, कि अब तो गांव में क्या, जब इनको कोई दिक्कत नहीं है डीजल पेट्रोल का, ईंधन का, एलपीजी का, तो गांव में कह दिए कि 45 दिन में 1 सिलेंडर देंगे। शहर में कहा 35 दिन में 1 सिलेंडर देंगे। क्यों? और इस सबको दाम भी बढ़ा रहे हैं आप, उस पर दाम भी बढ़ा दिया आपने। अगर आपके पास है स्टॉक में, तो क्यों दाम बढ़ा रहे हैं? ये आंख में पट्टी और कान में ठेपी है जो सत्ताएं बैठे हैं उनके लोगों के। अच्छा, जिस समय कांग्रेस की सरकार जब यहाँ से थी, उस समय जो है 450 या 500 रुपये जो है गैस की कीमत थी। उसके बाद में जैसे ही जो है मोदी सरकार बनी, गैस के दाम में डबल इजाफा कर दिया गया और सब्सिडी के नाम पर जो है पैसा जो है कुछ देने लगा, और उसके बाद में जब बाद में सब्सिडी खत्म कर दिया गया, तो लोगों के अंदर ये चर्चा है कि ये दाम जो है ईरान इजराइल की लड़ाई के चलते जो है दाम बढ़ाया जाएगा और फिर बाद में जो उसको कांस्टेंट कर दिया जाएगा। इसमें युद्ध का कहीं कोई रोल नहीं है।
पहले भी दाम इन्होंने इसलिए बढ़ाया था जब पूरे दुनिया में जो क्रूड ऑयल वो क्रूड ऑयल का नीचे दाम गिर रहा था और हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल का दाम ऊपर जा रहा था। पहले की बात है ये। और जब दुनिया में बढ़ रहा है तो हमारे यहाँ बढ़ा था, कोई भारी बात नहीं है। ये तो इनका जो है रणनीति है कि जितना पैसा वसूल सकते हो उतना वसूल हो, और हम लोग चुप हैं। आज क्या है, 1100 रुपये, लगभग 1100 रुपये पेट्रोल एलपीजी गैस मिल रहा है, और सच्चाई ये है कि 2000 में भी ब्लैक से नहीं, उससे भी ज्यादा मिल रहा है। आज जिसको मिल रहा है 1100 में, वो कितना जद्दोजहद के बाद मिल रहा है जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। रात रात भर, दिन भर लोग लाइन में खड़े हैं। गैस लाइन लगाने के लिए लोग, उनको मिलता ही नहीं है। वो कहते हैं कि आप ऑनलाइन कीजिए, तो ऑनलाइन शट डाउन रहता है, लाइन पर पहुंचते ही नहीं है लोग। ये तो अच्छा शफाक जी, जो ईरान इजराइल जो लड़ाई हो रही है, इजराइल ने इसकी शुरुआत की, आपको क्या लगता है कि ईरान इसमें ऑफेंसिव मूड में है कि डिफेंसिव मूड में है? नहीं, ये ईरान अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा, वो है तो डिफेंसिव। अगर अभी भी उसका वार जो आप देखिएगा, तो वो जहां ये मार रहे हैं वहीं वो मार रहा है। अगर इनके इलेक्ट्रिसिटी पे वार कर रहा है तो इनके इलेक्ट्रिसिटी पे वार कर रहा है, तो वो डिफेंसिव मोड में ही कहा जाएगा और अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है ईरान के साथ। लेकिन मिडिल ईस्ट में जो भी कंट्री है जहां पर अमेरिका का बेस है, वहां पर भी तो जो है ईरान की भाई इसने साफ कहा कि जहां से भी हम इस्लामिक कंट्री नहीं देखने जा रहे हैं, दूसरी कंट्री नहीं देखने जा रहे हैं। आप जो भी लोग इसका साथ दे रहे हैं या अमेरिका की संपत्ति जहां पर भी है, हम वहां पर इस चीज को अटैक करेंगे। तो अरब वर्ल्ड में उन लोगों ने अपने पैर पे खड़ा होना नहीं सीखा। वो भी हमारे भारत की तरह है कि हमारे पास ना अपना इंटरनेट है, ना अपनी कोई चीज है, ना हम पेट्रोलियम पे उतना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो भी यहां तक कि सुरक्षा का मामला भी उन्होंने उनके ऊपर छोड़ दिया। तो उन जगहों से ईरान को मारना उनके लिए आसान है, तो वो पहले उन जगहों पे अटैक कर रहा है। उसने साफ कहा है कि हम इन लोगों पे अटैक नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी हालत में आपको अरब वर्ल्ड पे हम अटैक नहीं कर रहे हैं। हमारा जो अटैक है वो सीधे सीधे जो है अमेरिका की जो संपत्ति है उस पे कर रहे हैं। हम सिर्फ उसी को उड़ा रहे हैं जो अमेरिका की संपत्ति या जहां अमेरिका के फौजी पड़े हुए हैं। और तरुण जी, ईरान के एक पेट्रोलियम ठिकाना पर इजराइल का बमबार्डिंग हुआ। ट्रंप ने इजराइल को धमकी दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है। ये क्या, आपको क्या लगता है, ये कूटनीतिक चाल है क्या? भाई कूटनीतिक क्या, ये समझिए कि अमेरिका की दादागिरी है। न्यूक्लियर पावर के नाम पर पूरी दुनिया को धमका कर रखना चाहते हैं। असल लड़ाई तो अमेरिका की शैतानी का है। वो मैं कह रहा हूं, हर एक कंट्री अपने आप में सोवरेन है, उसका अपना मन है। वो क्या खाए, क्या पहने, क्या पढ़ाए, अपने लोगों को किस तरह की जीवन शैली गुजारे, वहां के लोग तय करेंगे कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर कौन बनेगा, जमहूरी मुल्क होगा, तो आखिर ट्रंप ने क्यों कहा कि ईरान के जो भी पेट्रोलियम ठिकाना है या फिर ऊर्जा जो भी संस्थान है, जो भी ऊर्जा ठिकाना है, वहां पर बमबार्डिंग नहीं की जाएगी? नहीं, बमबार्डिंग नहीं की जाएगी, उन्होंने कहा है। देखिए, एक तो बात यह है कि अमेरिका की किसी बात पर आप विश्वास न करें। उनका जो चाल गिरगिट की तरह रंग बदल जाएगा अमेरिका, चाल चल, गिरगिट भी फेल है उसके सामने में। हम उनका चाल चलित्र और चेहरा जो रहा है, न जाने दुनिया में आज भी अगर आप उनकी दास्तान सुनेंगे, हिरोशिमा नागासाकी का गम तो अभी भी आंखों से टपकता है। इसकी मीरास है। ये गल्फ के बुद्धों को इसने अपना बना लिया है। वो अपने सेल्टर के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर उसकी दादागिरी को बर्दाश्त किए हुए हैं। भाई एक मुल्क है, उसको आजादी है। आजादी किस चीज का नाम है? हम न्यूक्लियर बनाओ अपने सेफ के लिए, अपने डिफेंस के लिए, हमको हक बनता है। ये आप कौन कहने वाले होते हैं? ये अमेरिका की दादागिरी है कि तुम सबको करोगे चौकीदार बने हुए, तुम इंटरनेशनल चौकीदार बने हुए, तुम है ना, तुम्हारी तो मीरास नहीं है। वो सॉवरेन है अपने आप में, वो अपना जो कुछ बनाए। हाँ, गलत इस्तेमाल करे तो आप उस और आपने खुद बना के रखा है। आपका मामला ये है कि लड़ाओ और हथियार बेचो, और हथियार बेचो, पूरी दुनिया का शोषण करो। और ये अरब के बुद्धों को अकल नहीं है कि इनके तेल के जखीरे पर पूरा कब्जा वो करना चाहते हैं। जहां भी अपना वो अमेरिकन बेस बना के रखे। क्या है दादागिरी आपकी? कौन सी की चौकीदारी करने आप आए हैं? आप कारोबार कीजिए, आप लिबनान से कीजिए, आप इराक से कीजिए, ईरान से कीजिए, आप देख लीजिए। वो तो दूर की बात हो गई, एक लंबा अरसा गुजर गया हिरोशिमा नागासाकी पर। इराक को देख लीजिए, क्या मिला उनको? क्या मिला उनको? इसी को ये कहा था ना, ये न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, न्यूक्लियर पावर बन रहा है। खोजा तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं निकला। जब उसका झूठ साबित हो गया एक जगह कि यह शख्स इतना झूठा और मक्कार है,
कि अपने लिए किसी का भी जान मार सकता है। आप जानते हैं कि कितने बम और बंदूक और बारूद चले वहां पर, कितनी नस्लों का बर्बाद हुआ। पॉल्यूशन एक मसला है इस वक्त इंटरनेशनल, और वो pollution कितना बड़ा है। 39 लाख करोड़ का जी। अभी तक जो है अमेरिका का खर्च हुआ है इस लड़ाई में। जी। तो ये क्या जो है ट्रंप जो ये मनमानी कर रहा है, क्या इसका जो है राजनीतिक इनको जो है पनिशमेंट नहीं देगी वहां की सारी जनता? दुनिया को उठना चाहिए। अभी तो मैं कह रहा हूं सारी दुनिया को उठना चाहिए। जो सुपर पावर्स हैं वो भी खामोश क्यों है? सबको अपनी चिंता है, संसार की चिंता, मानवता की चिंता नहीं है। रसा को मौका मिल गया है कि चलो अपना तेल बेच लो, अपना काम आगे बढ़ रहा है। चाइना कह रहा से मेरे को क्या लेना देना। हर चंद के ये लोग जरा से न्यूट्रल देखते हैं, लेकिन इस वक्त न्यूट्रल नहीं होना है, बल्कि इंसाफ पसंदों को उठना है। चाइना को जरूरत है इस वक्त, यूरोप उठे, रसा उठे कि नहीं साहब जंग कहीं भी हो, जुल्म और नाइंसाफी। आप इस जमाने में आप बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करते हैं। आप कुत्तों और पंछियों की आजादी की बात करते हैं, और बेकसूर इंसान मारे जा रहे हैं। क्या कसूर था वहां के लोगों का? लेबनान के लोगों का क्या कसूर था? ये सारे फलस्तीन के लोगों को आपने गर्दन काट दिया, फलस्तीन की जमीन पर नाजायज आपने कब्जा कराया, और जिनका घर था उन्हीं को बेघर आपने कर दिया है। तो हर तरफ दादागिरी कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, और लोग जो लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ सके हैं, उसकी दादागिरी के डर के मारे उसके जुल्म को भी इंसाफ कर रहे हैं। सच्ची बात तो यह है कि इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज्यादा बाइकआउट अगर किसी का होना चाहिए तो अमेरिका को बाइकआउट होना चाहिए। कि अमेरिका की पूरी नीति जो है, उनकी जो पूरी आमदनी है, ये बात ये हुआ है कि दूसरे रास्ते नहीं सोचा, ब्रेन ड्रेन हुआ है। अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छे साइंटिस्ट को बुला करके उसने अपने न्यूक्लियर पावर, साइंटिफिक वो सारा कुछ बना लिया है, और पूरी दुनिया में दादागिरी कर रहा है। वो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर उनका बाइकआउट, ग्लोबल उनकी बाइकआउटिंग होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अमेरिका को अगर बंद कर दिया जाए तो दुनिया में शांति आ जाएगी। अशफाक जी, जिस तरह से ईरान अपना डिफेंस ले रहा है, आपने कहा कि डिफेंस ले रहा है, तो ये डिफेंस में सिर्फ रहना, क्या इसमें ईरान की जीत हो सकती है? देखिए, वो बहुत चालाकी के साथ युद्ध लड़ रहा है, समझ गए। उन्होंने अपने जितने बर्बाद किस्म के जो डैमेज होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स है उनको पहले चला करके इनके इंटरसेप्टर को और जो भी इनकी चीजें उनके इसको बर्बाद कर दिया। छोटे छोटे फोटो बना करके और इतने बुरी तरह से उसको फंसाया है। वो दिमाग से लड़ रहा है, और शायद हमको लगता है कि ये लड़ाई बहुत लंबी खींचेगी, और लंबी खींचेगी, और ये लंबी खींचने के इसमें ईरान शायद जीत जाए। वो दिमाग से लड़ रहा है और बहुत बैलेंस करके सदा व चाल मार रहा, अवाम की जगह पे नहीं मार रहा। वो इनके सारे पावर स्टेज को मार दे रहा है, जो इसराइल या अमेरिका की संपत्ति अरब वर्ल्ड में जो इसके रेंज में आ रहे हैं, जिससे इराक को नुकसान हो। इसलिए हमको लगता है कि आप ईरान डिफेंसिव मूड में ही जीत सकता है, और कोई जाहिर वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ, अभी इसका असर ये हो जाएगा आने वाले कल को, जो लगता है कि अमेरिका के हथियार जो बेचने का तरीका है, शायद अब वो मार्केट थोड़ा नीचे गिर जाए। तो क्या आपको लगता है कि अगर ये लड़ाई ज्यादा दिन तक अगर चली तो वैसी स्थिति में इसका खामियाजा पूरे विश्व को क्या भुगतना पड़ेगा? देखिए, एक बहुत बड़ी गैम्बलिंग होती है, समझ में आया। वो आम आदमी से पैसे वसूल लेगा। अगर देखना है तो 2 दिन पहले को आप देखिए। 2 दिन पहले उन्होंने एक अनाउंस किया कि साहब हमारी समझौता वार्ता चल रही है, ठीक है। ट्रंप का ट्वीट देखिए, ट्वीट निकाल के आप देख सकते लेकिन हैं। ईरान ने तो कहा कि नहीं, आप पहले सुनिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत बड़ा कमर्शियल क्राइम हुआ, जो बहुत कम लोग इस बारीकी को पकड़ेंगे। ये इतना कहना कि साहब हमने ये 15 सूत्री बात उनके सामने रख दी है, अचानक शेयर मार्केट जंप कर गया। और कितना जंप किया? $2 ट्रिलियन, $2 ट्रिलियन का मार्केट जंप कर गया। 1 घंटे के बाद ईरान का जवाब आता कि हमारी कोई वार्ता नहीं चल रही है, किसी तरह की कोई वार्ता नहीं, ये झूठ बोल रहे, वो आईने में अपनी शक्ल देख करके बात कर रहे हैं। अचानक से मार्केट गिर गया $1 ट्रिलियन। अब ये $2 ट्रिलियन जो हुआ, तो इनके जितने लोग थे पेट्रोलियम में, वो सब ट्रंप के अपने आदमी, उन्होंने धड़ाधड़ शेयर बेच डाले। उनको $2 ट्रिलियन का मुनाफा ऑलरेडी आ गया। इसका खामियाजा आम इन्वेस्टर जो शेयर मार्केट में और दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, उनके पैसे गल गए। ये बहुत कायदे से अपना पैसा नहीं, जैसे अमेरिका में कोई इंडस्ट्री नहीं है, 1-2 मोटर की कंपनी, इसके अलावा वो सिर्फ हथियार ही बेचता है। इसीलिए वो दूसरे की तेल कंपनियों पे, दूसरे के इस पे अपना दादागिरी के साथ में अपना ये करता है। इसराइल का मामला है कि उनको ग्रेटर इसराइल बनाना है। आप देखिएगा इन दोनों में नूरा कुश्ती भी बीच में हो जाएगी। कभी एक दूसरे ब्लेम करेंगे, भाई हमने मना किया, तुम क्यों कर रहे हो, तुम मत करो। तो ये नूरा कुश्ती भी होगी, लेकिन उसको बनाना है ग्रेटर इसराइल।
और ग्रेटर इसराइल के लिए उसको ईरान, इराक से लेकर के यूएई तक का हिस्सा चाहिए, इतना बड़ा हिस्सा चाहिए। तो इस हिस्से के लिए वो लड़ रहा है, उसका मकसद ये है। और अमेरिका लड़ रहा है तेल पे कब्जे के लिए, तेल पे कब्जे के लिए उसका सिर्फ और सिर्फ स्टेट ऑफ हार्मोज को खुलवा लें किसी तरह से और हम इस पे करें। जबकि ईरान को कब्जा करने का या हुकूमत चेंज करने के लिए उनको बूट ऑन ग्राउंड करना था, वो कर नहीं सकते हैं। और जहां तक हमको लगता है अमेरिका ने कभी भी जमीन पे इराक के अलावा, जहां सबसे ज्यादा गद्दार थे, उनके अलावा बाकी किसी भी जगह पे बूट ऑफ ग्राउंड डाल के डाला। अफगानिस्तान देख लीजिए, वियतनाम देख लीजिए। अगर उसने ईरान में उतार दिया तो हमको लगता है कि सबसे ज्यादा खूनरेजी अभी आर्मी की, ईरान के भी लोग मरेंगे और अमेरिकन आर्मी भी मरेगी। ये डिफेंस में ही वो लड़ करके जीत जाएगा। जैसे ही इसके फौजी जमीन पर उतरते हैं उसकी जीत यकीनी है। वो बहुत सधे चाल से चल रहा है। उदय जी, शांति की वार्ता हो रही है, बात हो रही है, पहल हो रही है। यूएन ने भी जो है अपना इस पर पहल करना शुरू कर दिया है। आज अपने यहाँ के विदेश मंत्री फ्रांस पहुंचे हैं, वहाँ पर G7 की मीटिंग होने जा रही है। भारत उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन आमंत्रण भेजा गया है। आपको क्या लगता है कि G7 मीटिंग जो है सफिशिएंट है ये शांति के देखिए, लिए? शांति वार्ता में हमारी कोई भूमिका नहीं बनने वाली है। सही। भारत तो गुलाम है अमेरिका का आज के तारीख में, जितना हमने गुलाम है, गुलाम है। बहुत बड़ी बात। भाई क्या है, हमारी सॉवरेनिटी तो खत्म कर दिया। हमसे पहले कहता है कि मैंने अनाउंस कर दिया कि अब युद्ध बंद करो, पाकिस्तान के साथ युद्ध बंद हो गई। एक बार नहीं 4 बार कहा, लेकिन उसका जवाब हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारी गवर्नमेंट ने दिया क्या? नहीं दिया उसका जवाब। हमारी सॉवरेनिटी खत्म हो गई है इस समय, हम उसके गुलाम हो गए हैं। वो अभी जिस तरह से कृषि के क्षेत्र में हमारे साथ उसने एग्रीमेंट कर लिया चुपके से, और इस सरकार ने हम लोगों को बताई भी नहीं, विरोधी दल को नहीं बताया, देश की आम जनता को नहीं बताया क्या क्या किया। अभी क्या है, उसके यहां तो है गेहूं जो पैदा लेता है वो समुद्र में डंप करके अपनी इकोनॉमी को बचाता है। हमारे यहाँ खाने के लिए उपजाते हैं हम, दोनों में फर्क है। और हमारे यहाँ 13 रुपये 14 रुपये किलो जब गेहूं आएगा तो हमारे किसान क्या करेंगे? भाई कॉटन का मामला क्या हो गया? तो हम उसके गुलाम हो गए हैं। हमारे यहाँ, हमारी सरकार में, हमारे मोदी जी में ताकत नहीं है कि उसका विरोध कर सकें। तो इस शांति वार्ता में शांति दूत जो बन के गए हैं, अरे भाई, तो महज एक दिखावा है क्या? मान न मान मैं तेरा मेहमान, मान न मान मैं तेरा मेहमान, उसमें क्या करेंगे हम? अमेरिका इसको मान्यता देगा तब ना। ईरान दे रहा है इसको मान्यता, हमारे देश को संदेह के घड़ी में देख रहा है, संदेह की निगाह से देखता है वो, इसलिए कि हम चुप हैं। बात तो ये भी हुई थी ना कि इजराइल में गए थे प्रधानमंत्री, वहां से लौट करके आए, उसके बाद में लड़ाई शुरू हो गई। भाई इसका मतलब तो ये है, घेरे में तो होना स्वाभाविक है। भाई जो आप करेंगे वही ना पाएंगे। हम गए थे अमेरिका के से गुफ्तगू करने के बाद अपनी बात को कहने के लिए ना, तो हम तो अमेरिका के दूत होके गए थे, उसको बताने गए थे या क्या करने गए थे? इसका खुलासा कहां किया? आपको इजराइल ने बुलाया था क्या? आपको तो बुलाया नहीं था। आपको क्या लगता है कि ये मतलब कि लड़ाई में मतलब खत्म होगी कि नहीं होगी? शांति वार्ता सफल होगी कि नहीं होगी? खत्म अगर नहीं होगी तो पूरी दुनिया के सभी देशों को इसका नुकसान होने वाला है, और हमारे देश को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। पूरी दुनिया को तो होगा, सबसे पहले हमारे देश को नुकसान होने वाला है। और ईरान को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। छोटा देश होते हुए देश को में दुनिया में जो अपने आप को सबसे शक्तिशाली देश कहता है, उसके साथ चुनौती के रूप में खड़ा हो गया है। आज परिस्थिति यह बन गई है कि ट्रंप के साथ एक मजबूरी है कि हम कैसे इस युद्ध को रोकें, किस रास्ते को अपनाएं जिससे कि हमारी दादागिरी बची रहे। और उसकी दादागिरी अब बचने वाली नहीं है जो ईरान का स्टडी चल रहा है उसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अतिथियों का। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।